नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना बिंदु चल रहा था अभिव्यक्ति और माध्यम वाला। ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो है वो 11वीं और 12वीं क्लास में सिलेबस में दिया हुआ है और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसमें तो ये आता है। ये सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक पार्ट इसका हम पहले पढ़ चुके हैं और आज उसके आगे का जो भाग है अभिव्यक्ति और माध्यम वाला, जो आगे का भाग है पार्ट 2, वो आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, जो जनसंचार के माध्यम है, इससे पहले संचार के कार्य, संचार की विशेषताएं, जनसंचार की विशेषताएं आदि पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भारत में जो जनसंचार है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इनका विकास किस रूप में हुआ है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है, आधुनिक जो जनसंचार के माध्यम हमारे सामने जो वर्तमान में है, उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम में रहे हो। जो आधुनिक जनसंचार के माध्यम है वो कहाँ से लिए गए हैं? पश्चिमी जो जनसंचार माध्यम है उसकी वजह से ही भारत में आए हैं। लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। आधुनिक समय में तो पश्चिमी जगत से आए हैं, लेकिन भारत में भी जनसंचार का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। अब देखिए, देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। धारावाहिकों में देखा होगा आपने, नारद जी जो है वो नारायण नारायण करते अपनी वीणा को लेकर आते हैं। कभी आकाश से आ रहे हैं पृथ्वी पर, कभी पृथ्वी से आकाश पर जा रहे हैं। तो आकाश यानी देवताओं के जो समाचार है वो पृथ्वी पर कह रहे हैं और पृथ्वी के जो हालात है उनकी सूचना वो देवताओं को दे रहे हैं। तो पहला समाचार वाचक किसको माना जाता है? देवर्षि नारद को माना जाता है। देखिए, इस टॉपिक से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब देवर्षि नारद के बाद में भी जो राजा महाराजाओं का शासन हमारे भारत पर रहा है, भारत में रहा है, उनमें भी राजाओं की जो सूचनाएं हैं, आदेश है, वो जनता तक पहुंचाने के लिए, और जनता की जो सूचनाएं हैं, हालचाल है, वो राजा तक पहुंचाने के लिए भी राजाओं ने व्यवस्था कर रखी थी। तो जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने में और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं का उदाहरण भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है। तो जनसंचार का जो इतिहास है वो भारत में काफ़ी पुराना है। अगर आधुनिक जनसंचार माध्यमों की बात की जाए तो ये किसकी देन है? पश्चिमी जगत की ही देन है। समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है। अगर इन जनसंचार माध्यमों की बात करते हैं तो ये किन की देन है? पश्चिमी जगत की देन है। अब आगे देखिए, समाचार पत्र या पत्रिकाएं यानी जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है उनमें पहला है समाचार पत्र या पत्रिकाएं। शुरुआत इसी से होती है। आधुनिक युग में जो जनसंचार के माध्यम है उनकी शुरुआत इन्हीं से ही होती है। समाचार पत्र को प्रिंट मीडिया भी कहते हैं या प्रिंट माध्यम भी कहते हैं। छपा हुआ, प्रिंट यानी छपा हुआ। तो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है, क्योंकि गांवों तक जो पहुंच है वो किसकी है? समाचार पत्रों की ही पहुंच है और ये सस्ते भी होते हैं। इस वजह से सबसे मजबूत कड़ी किसको माना जाता है? जनसंचार की समाचार पत्र को मजबूत कड़ी माना जाता है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रश्न है कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न इसमें आएंगे, आगे भी आएंगे। तो
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। 11वीं और 12वीं के लिए भी छोटे छोटे प्रश्न आएंगे अब की बार, और बड़े प्रश्न भी आएंगे। तो आरंभ यानी शुरुआत में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए ही, जब अखबार ये रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था, इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही क्या कहा जाता था? पत्रकारिता कहा जाता था। आधुनिक समय में तो इस पत्रकारिता में समाचार पत्रों के साथ में रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सिनेमा है, इनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन जब तक इनका आविष्कार नहीं हुआ था तब तक समाचार पत्र को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके 3 पहलू है। किसके? समाचार पत्र के या प्रिंट मीडिया जो है, इसके 3 पहलू होते हैं। पहला है समाचार पत्रों को संकलित करना। जगह जगह की जो खबरें हैं उनको इकट्ठा करके जहाँ पर इनको छापा जाता है, संपादित किया जाता है, वहाँ लाना। तो पहला काम कौन सा हो गया? पहला पहलू कौन सा हो गया? समाचारों को संकलित करना। दूसरा है उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। आप देखो खबरें जो है वो इकट्ठी होकर कार्यालय में आ गई है। अब जो खबरें हैं वो बड़ी है, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ है, तो खबरों को पढ़ने योग्य बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो संपादक कहलाता है। तो दूसरा पहलू क्या हो गया? जो खबरें आई है उनको संपादित कर छपने लायक बनाना। और तीसरा पहलू है पत्र पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो पत्रकारिता के या जो समाचार पत्र है इसके कितने पहलू हो गए? 3 पहलू हो गए। पहला अब को इकट्ठा करना, दूसरा उसको छपने योग्य बनाना, और तीसरा छापकर पाठकों तक पहुंचाना। अब देखिए 2 शब्द है इसमें। संवाददाता। संवाददाता कौन सा होता है? जो बाहर से विभिन्न स्थानों से खबरें लाकर कार्यालय में देता है, वो क्या कहलाता है? संवाददाता कहलाता है। जैसे पत्रकार है, पत्रकार दूर दूर की जो खबरें हैं वो लेकर जहाँ पर ये अखबार छपते हैं, प्रिंट मीडिया छपता है, वहाँ पर ले जाकर देते हैं, उसे पत्रकार या संवाददाता कहते हैं। बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाता का होता है। दूसरा है संपादक। बाहर से जितनी भी खबरें आई है उन खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम करने वाला क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। अब देखो पत्रकार जो है वो ज़रूरी नहीं कि खूब पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा भी पत्रकार हो सकता है। तो कम पढ़ा लिखा जो है पत्रकार वो खबरें लेकर आता है। अब उन खबरों में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो आम जो पाठक है वह इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसके समझ में नहीं आता है। तो जो खबरें संवाददाता लेकर आता है उनको पाठकों की पढ़ने योग्य बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। अब आगे देखिए, दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए लगभग 400 साल हो गए हैं। यानी अखबार को शुरू हुए, अखबार जो पत्रकारिता है, अखबारी पत्रकारिता, इसकी शुरुआत हुए लगभग 400 वर्ष हो गए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अखबारी जो पत्रकारिता है इसकी शुरुआत सन 1780 ईस्वी में जेम्स आंगस्टन हिक्की नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक पत्र निकाला था, बंगाल गजट। इससे भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है, जो कलकत्ता से निकाला गया था। यानी भारत में अखबारी जो पत्रकारिता है इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स आंगस्टन हिक्की नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने बंगाल गजट नाम की एक पत्रिका निकाली थी। इस पत्रिका से ही
भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है वो उद्दंड मार्तंड सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से निकला था। हिंदी पत्रकारिता की बात की जाए तो पहला जो पत्र है हिंदी का वह साप्ताहिक था। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार निकलता था। उद्दंड मार्तंड नाम का पत्र था जो 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकालना शुरू किया था। हिंदी भाषा के विकास में जो वर्तमान हिंदी हमारे सामने है उसके विकास में इन पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये पत्र पत्रिकाएं नहीं होती तो आज हिंदी का इतना विकास नहीं होता। आज़ादी में भी इन पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मदन मोहन मालवीय है, पंडित गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली और जो आज़ादी का आंदोलन है उसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन पत्र पत्रिकाओं की रही है। गांधी जी को समकालीन भारत का, यानी जब गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन कर रहे थे उस समय इन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं निकाली थी उनकी वजह से इनको भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कहा जाता है। किनको? गांधी जी को। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं। आज़ादी के पहले के प्रमुख जो पत्रकार जो थे वो देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाम लिए जा सकते हैं। इन्होंने आज़ादी से पहले पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगर आज़ादी के पहले के जो प्रमुख अखबार और पत्रिकाएं हैं उनकी बात की जाए तो वो है केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप आदि। ये आज़ादी से पहले छपने वाले अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं। अगर आज़ादी के बाद की बात की जाए तो आज़ादी के बाद के हिंदी जो प्रमुख अखबार है वो है नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि के नाम लिए जा सकते हैं। और अगर पत्रिकाओं की बात की जाए, आज़ादी के बाद की पत्रिकाएं जो है उनकी बात की जाए तो उनमें है धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश जो पत्रिकाएं हैं वो क्या हो गई? बंद हो गई है। आज़ादी से पहले की जो पत्र पत्रिकाएं अखबार है उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था, स्वाधीनता प्राप्त करना। लेकिन जैसे ही आज़ादी प्राप्त हुई उसके बाद इनका जो लक्ष्य है वो, या जो चरित्र है पत्र पत्रिकाओं का, वो बदल गया है या बदल गया था। वो अब प्रोफेशनल और व्यावसायिक हो गए थे। तो आज़ादी से पहले इनका लक्ष्य था स्वाधीनता प्राप्त करना, और आज़ादी के बाद इनका जो लक्ष्य था वो व्यावसायिक और प्रोफेशनल बन गया था। अब देखिए प्रिंट माध्यम की विशेषताएं। जो मुद्रित माध्यम है, प्रिंट माध्यम में आपके अखबार आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती है, किताबें आती है, जो छपती है वो प्रिंट माध्यम में आती है। तो प्रिंट माध्यम की विशेषताएं क्या है? देखिए, प्रिंट माध्यम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसको जब चाहे आप पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। सुबह आपके 7 बजे अखबार आ गया, आप उस समय कोई काम कर रहे हो तो आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो, बाद में कभी भी पढ़ सकते हो। आपका मन करे उस समय आप पढ़ सकते हो, चाहे रात को पढ़ो आप, चाहे दोपहर को पढ़ो,
तो एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गई, इसको आप जब चाहो, जब आपका मन करे तब आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरी विशेषता देखिए, प्रिंट माध्यम को, मीडिया को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये केवल इसी की विशेषता है, प्रिंट मीडिया की विशेषता है कि अखबार पढ़ रहे हो, अखबार में जो पहला पेज है उस पर आप पढ़ रहे हो, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे पृष्ठ को भी पढ़ सकते हो, तीसरे को भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। ये भी एक इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता देखिए, प्रिंट मीडिया को आप संभाल कर कई वर्षों तक रख सकते हो। कोई किताब है, किसी लेखक की किताब आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको संभाल कर कई वर्षों तक रख सकते हो, यहाँ तक कि कई पीढ़ियों तक भी आप उसको रख सकते हो। तो प्रिंट माध्यम की ये 3 विशेषताएं हो गई। एक तो इसको आप जब चाहे कहीं से भी पढ़ सकते हो, दूसरा आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो, पहला पृष्ठ पढ़ सकते हो, दूसरा पढ़ सकते हो, तीसरा पढ़ सकते हो, पहले लास्ट से पढ़ सकते हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तीसरा है, प्रिंट मीडिया को आप संभाल कर कई वर्षों तक रख सकते हो। तो ये तो 3 प्रिंट मीडिया की विशेषताएं हो गई। आप देखिए प्रिंट मीडिया की कुछ कमियां भी है। तो क्या कमी है वो देखिए। पहली तो है, ये निरक्षरों के लिए, अनपढ़ों के लिए किसी काम का नहीं है। अखबार अनपढ़ के सामने ले जाकर रख दो, वह उसके लिए किसी काम का नहीं है। तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें यही है कि ये अनपढ़ों के लिए, निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं है। दूसरा, वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। यानी इसकी एक डेडलाइन होती है अखबार की, रात के 12 बजे तक के समाचार ही आपको सुबह पढ़ने को मिलेंगे। और अगर 12 बजे के बाद में जैसे 1, 2, 3 बजे की कोई न्यूज़ है तो वह आपको सुबह न मिलके दूसरे दिन जो अखबार आएगा उसमें आपको मिलेगी। तो सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है इसमें कि ये तुरंत जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आपको अवगत नहीं कराते। जैसे टीवी है, रेडियो है, उसमें तो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, लेकिन इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती है। तीसरी देखिए, मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह, स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई खबर है, वो 250 शब्दों की खबर है, उसको तो लेखक को उसको 250 शब्दों में छापना पड़ेगा, उसमें अपने विचार वो जोड़ नहीं सकता है। तो इस बात का भी लेखक को ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रिंट माध्यम की 3 विशेषताएं हो गई और प्रिंट मीडिया की ये 3 कमियां भी हो गई। ये बड़ा प्रश्न बन गया और कंपटीशन में तो कहीं से भी हर पंक्ति से उठाया जा सकता है। जनसंचार का अगला माध्यम देखिए, रेडियो। पहला था मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, दूसरा है रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह कौन सा है? रेडियो है। अखबार, पत्र पत्रिकाओं के बाद में सबसे ज़्यादा पहुंच दुनिया तक बनाई है या लोगों तक बनाई है वो कौन सा माध्यम है? रेडियो। वर्तमान में 95% देश में लोगों के पास इसकी पहुंच है। यह एक श्रव्य माध्यम है, केवल इसको सुन सकते, देख नहीं सकते हैं। तो रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था और यहीं से भारत में रेडियो की शुरुआत हो गई थी। फिर देखिए 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, जहाँ से रेडियो में समाचार या कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, की स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। तो विधिवत रूप से 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी और आज़ादी प्राप्त होने तक हमारे देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुले चुके थे। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी 11वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम है
उसमें पूछे जाएंगे और कंपटीशन में तो ये आएंगे ही आएंगे। तो इनको अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं, मान्यता प्राप्त भारत में कितनी भाषाएं हैं? 24 है, तो सभी भाषाओं में और देश की 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। यानी देश की जो 24 भाषाएं हैं और 146 बोलियां हैं, उन सभी में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आकाशवाणी का मतलब रेडियो, प्रसार भारती। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के एक स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया। यानी 1997 तक जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में थे, लेकिन 1997 ईस्वी में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के नियंत्रण से निकालकर एक स्वायत्त शासी संस्था है प्रसार भारती, उसको दे दिया गया। और उसी समय से अब तक आकाशवाणी में जो कार्यक्रम आते हैं, रेडियो में जो कार्यक्रम आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्रसार भारती से ही आते हैं। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, यानी केवल सुना जा सकता है। इसकी तात्कालिकता, उस समय का महत्व, घनिष्ठता और लोगों के ऊपर उसका प्रभाव, इसके कारण, इन तीनों के कारण गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा? एक अद्भुत शक्ति कहा था। कंपटीशन का प्रश्न बनता है यहाँ से कि रेडियो को एक अद्भुत शक्ति किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब देखिए रेडियो की विशेषताएं क्या है। रेडियो जो जनसंचार का माध्यम है, उसकी विशेषता देखिए, यह अखबार और टेलीविज़न की तुलना में रेडियो क्या है? बहुत सस्ता है। प्रिंट माध्यम जो है उसको खरीदने पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, टेलीविज़न को खरीदने पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन जो रेडियो है वो आसानी से कम दामों में आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत सस्ता है। दूसरी विशेषता देखिए, रेडियो को व्यक्ति अपने साथ आसानी से कहीं पर भी ले जा सकता है। रेडियो जो है वो इतने छोटे आते हैं कि आदमी कहीं पर भी, जैसे खेत में काम कर रहा है और कहीं काम कर रहा है, तो वो उसको अपने साथ ले जा सकता है और कार्यक्रम सुन सकता है। सुनते सुनते भी वो क्या कर सकता है? अपना काम कर सकता है। तीसरी विशेषता देखिए, रेडियो पर कार्यक्रम तथा समाचार आप किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि रेडियो या आकाशवाणी जो है वह देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करते, प्रसारित करती है। तो आप किसी भी भाषा को जानने वाले हो, भारत की भाषा की बात कर रहा हूँ, किसी भी भाषा को जानने वाले हो, उस भाषा का कार्यक्रम आप या समाचार आप इसके ऊपर सुन सकते हो। तो ये रेडियो की विशेषताएं हो गई। जनसंचार का तीसरा माध्यम है टेलीविज़न। सभी जानते हो इसको। वर्तमान में यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम माना जाता है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा माध्यम है? टेलीविज़न है। यह श्रव्य और दृश्य माध्यम है, इसमें आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो दोनों माध्यम है ये, श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों का समागम है। तीसरा देखिए, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। क्यों की गई थी? इसका मकसद था टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को के द्वारा की गई थी। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा आरंभ हुई और उस समय से एक घंटा टीवी दिखाया जाने लगा था। 1976 तक टीवी सेवा जो है वो आकाशवाणी का ही हिस्सा थी, अलग से नहीं था।
1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। किससे? आकाशवाणी से इसको अलग कर दिया गया और इसे क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन नाम दिया गया। तो देखिए इसमें कंपटीशन के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कंपटीशन में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य थे, वो देखिए। 11वीं और 12वीं में तो ये बड़ा प्रश्न बनता है, कंपटीशन में छोटा प्रश्न बनेगा। तो पहला है सामाजिक परिवर्तन करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी। तो देखिए एक फ्लैग चार्ट मैंने बनाया है, इस प्रकार से आप बनाकर इसका वर्णन करोगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना। भारत जो है वो नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस समय उस आज़ादी को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत थी और दूरदर्शन के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया गया। तीसरा है वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अब भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन दुनिया के जो अन्य देश है उनकी बराबरी करने के लिए वैज्ञानिक चेतना की आवश्यकता थी, तो इसका विकास भी दूरदर्शन के माध्यम से किया गया। चौथा उद्देश्य है परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, विकास की जो परियोजनाएं बनाई जा रही थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए भी दूरदर्शन को माध्यम बनाया गया। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए ये उद्देश्य भी एक दूरदर्शन का रखा गया था। कृषि विकास, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो सभी लोगों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, अनाज प्राप्त हो, इसके लिए कृषि का विकास किया जाए। और सातवां था सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाए रखना, ये भी एक इसका उद्देश्य था। आज भारत में वर्तमान समय में दूरदर्शन पर 200 से अधिक चैनल अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। टीवी पर, दूरदर्शन पर लगभग 200 से ज़्यादा चैनल वर्तमान में अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। जनसंचार का अगला माध्यम देखिए इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेटेस्ट माध्यम है और तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वर्तमान में हो रहा है और सबसे नया माध्यम है। सभी जानते हैं, जिसके पास फ़ोन है अगर उसके पास इंटरनेट नहीं है तो उसे एक अजीब सा लगेगा कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। तो इंटरनेट जो है वो आज की आवश्यकता बन गया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, किताब, यहाँ तक कि पुस्तकालय तक के सारे गुण इसमें मौजूद होते हैं। जितना टीवी आपको दिखाता है वो सारा का सारा इंटरनेट दिखा सकता है। किताबें इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हो। रेडियो के जो कार्यक्रम है वो इंटरनेट पर आप देख सकते हो। इंटरनेट की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल फैला हुआ है, तो इसकी जो पहुंच है वो दुनिया के प्रत्येक कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। 4G, 5G, 6G, तो इसकी जो रफ्तार है उसका कोई जवाब नहीं है। आपने तुरंत मोबाइल में कुछ सर्च किया, तुरंत उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसकी रफ्तार जो है वो बहुत ही तेज है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इसमें सारे माध्यम आपको उपलब्ध हो जाते हैं। प्रिंट मीडिया है, किताबें हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। अगला देखिए, यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसको समझिए, अंतः क्रियात्मक होता है और एक होता है अंतरक्रियात्मक। अंतरक्रियात्मक में आप कोई संचार कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, उसका सामने वाला तुरंत जवाब
दे रहा है। आमने सामने जो बात होती है वो अंतर क्रियात्मक में आती है। तो इंटरनेट जो है वो अंतर क्रियात्मक माध्यम है, मतलब आप इसमें मूक दर्शक नहीं है। रेडियो चल रहा है, वो बोल रहा है, आप चुपचाप सुने रहे हो। टीवी चल रहा है, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आप उसमें बोल नहीं सकते। जो वो सामने वाला टीवी में बोल रहा है वो आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट में ऐसा नहीं है। आप सवाल जवाब कर सकते हो, बहस में भाग ले सकते हो और आप चैटिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप है और किसी माध्यम से आप क्या कर सकते हो, चैट कर सकते हो। तो ये एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है। अब कुछ जानकारी और देखिए। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, जो इंटरनेट पर सबसे पहले आया था। भारत की बात हो रही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र द हिंदू था, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। दूसरा देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका, ऊपर वाला तो क्या था, समाचार पत्र था, और यह है पत्रिका। ये पत्रिका है इंडिया टुडे, जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी। अब देखिए, इंटरनेट की कुछ कमियां भी है। हर माध्यम के विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी होती है। तो इंटरनेट की कमियां देखिए। इंटरनेट के प्रयोग से आपके फ़ोन या जो आप कंप्यूटर चलाते हो उसमें वायरस का खतरा बढ़ जाता है। एक कमी तो क्या है, आपके फ़ोन में या आप कंप्यूटर से नेट का उपयोग करते हो तो वायरस जो है उसमें घुसने का खतरा बढ़ जाता है। खतरा हो जाता है कि उसमें वायरस आ जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसकी कमी है, दूसरी महत्वपूर्ण कमी जो है, वो सबसे बड़ी कमी इसकी मानी जाती है, वो है इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान जो है पोर्नोग्राफी साइट से है। इस तरह के साइट पर ढेरों अश्लील फ़ोटो और वीडियो रहते हैं। इससे इन फ़ोटो और अश्लील वीडियो को देखकर बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो दिशाहीन हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं और अपने उद्देश्य को भूले जाते हैं और गलत संगत में पड़े जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो इंटरनेट की यही है। इस पर ढेरों अश्लील पन्ने भरे पड़े हैं। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जानकारी इसमें आपको प्राप्त हुई होगी कंपटीशन की दृष्टि से, और 11वीं 12वीं की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही। कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत सारी जानकारी मैंने इसमें आपको दी है। और अब नए वीडियो के साथ में आगे मिलते हैं। धन्यवाद।